अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने। खुरम साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, आज फिर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से लफ्ज़ सेलेक्टेड इस्तेमाल किया गया और ऐवान फिर से मछली बाज़ार बन गया। पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई बड़े मामूल के मुताबिक स्मूथली चल रही थी, लेकिन फिर हालात ख़राब हो गए। जी दस्तगीर साहब, आप शायद ईवान में मौजूद होंगे जिस वक्त ये मछली मंडी बना। तो ये तो जब स्पीकर ने कह दिया कि है ही ये एक्सपंज कर दिया, गैर पार्लियामेंट्री लफ्ज़ उनके मुताबिक है, ये आज भी एक्सपंज कर दिए। तो ये एक तो ये है कि बार बार आप क्यों छेड़ते हैं खान साहब की मौजूदगी में उनको सिलेक्टेड कह के, और दूसरा ये है कि ये इस पर इतनी ज़्यादा हुक्मरान जमात सीख पा हो जाती है कि नंगे अंदेशा है, नुक्स अमन पैदा हो जाता है। तो ये छोड़ दें, इकट्ठे बैठ के बात करें कुछ जिससे इतना हंगामा खेजी ना हो। जी, एक तो अब ये महसूस हो रहा है कि जो लफ्ज़ सेलेक्टेड है वो अपने अंदर 2018 के इंतखाबात पर जो डाका पड़ा उसके तमाम मुज़मरात समोए हुए हैं। तो जब भी वज़ीर आज़म को याद कराया जाता है कि आप एक साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से अवाम की राय से मुंतखब होकर नहीं आए, आपको चुना गया। वैसे तो हमें हैरानी है कि जो शख्स सारी ज़िंदगी क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ उसको सेलेक्टेड के ऊपर क्यों एतराज़ है, लेकिन ये एक दुखती रग है गालिबन हुकूमती पार्टी की या ख़ुद ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म की। स्पीकर साहब को ये हक़ हासिल है कि वो लफ्ज़ को हज़फ कर दें, लेकिन वो अराकीन को उस लफ्ज़ के इस्तेमाल से रोक नहीं सकते। अराकीन के पास एक आइनी तौर पर प्रोटेक्शन है कि जो वो कहना चाहें वो कहेंगे। स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है जिसकी हमें तो समझ नहीं आई, क्योंकि सिलेक्टेड हमारे ख़्याल में हर लिहाज से तहज़ीब और जो एक लतीफ़ अल्फाज होने चाहिए पार्लियामान में एहतराम के, उस पर पूरा उतरता है। उसमें कोई बद तहज़ीबी का या जिस किस्म की ज़बान इमरान खान साहब ख़ुद कंटेनर पर 126 दिन और उसके बाद 4 साल इस्तेमाल करते रहे, सेलेक्टेड तो उसके लिहाज से बहुत ही एक माइल्ड और मेलो लफ्ज़ है, लेकिन चूँकि उसकी एक ख़ास कॉनोटेशन है। और हमने ये भी देख लिया है कि जब भी इमरान खान साहब जो हैं उनकी परफॉर्मेंस और इश्यूज़ के ऊपर एक क्रिटिसिज्म होता है, जिस तरह दुरुस्त तौर पर हुकूमत की जो बिल्कुल अब तो कैटास्ट्रफी कहना चाहिए, बिल्कुल ही तबाहशुदा जो इकनॉमिक पॉलिसी है, जिसका नज़ारा हम रुपए की गिरती हुई कीमत, क्या बल्कि कहते हैं ना ख़त्म होती हुई कीमत देख रहे हैं। तो उसकी वजह से वो जब भी उनके ऊपर इस किस्म का क्रिटिसिज्म होता है तो वो बहुत डाइवर्ट करते हैं टेंशन सेलेक्टेड के लफ्ज़ से। कभी कहते हैं मैं पकड़ लूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हकीकत यही है कि रुपए की कीमत में जो गिरावट आई है उसने तमाम हुक्मरान पार्टी और इमरान खान साहब की जितनी भी फहम थी उसका पोल खोल दिया है और उनका फिक्री दिवालियापन बेनकाब कर दिया। लेकिन बताएं दस्तगीर साहब, ये बार बार जो फलूदे वाले और टीटीज़ और फेक अकाउंट्स के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को चढ़ाया जाता है, ये क्या किस्सा है? जी, ये किस्सा जो है उसी दुश्नाम तराजी और सियासत में जो मैं तो उसे कहूँगा कि बद तहज़ीबी की ज़बान थी, उसका इस्तेमाल है कि मुखालफीन पर जो भी गंद मिलता है फेंक दो। इमरान खान साहब कहा करते थे कि इल्ज़ाम लगाना अपोजिशन का काम है, सबूत देना हुकूमत का काम है। तो बतौर अपोजिशन उन्होंने हर किस्म का गंद फेंका, और अभी भी चूँकि वो ज़हनी तौर पर जो कंटेनर है उनका पिंजरा बन गया हुआ, उसी के अंदर कैद हैं। वो समझते हैं कि शायद उस बद तहज़ीबी की ज़बान से उनको कामयाबी मिली, इल्ज़ाम लगाने से उनको कामयाबी मिली, तो लिहाजा वही जो है हुक्मरान पार्टी। बल्कि मैंने आज उस दौरान जब ये ऐवान में शोर हो रहा था तो मैंने खुद आवाज़ देकर कहा कि वज़ीरों को तो बैठा दें कम अज़ कम, कि अगर उनके वज़रा जो हैं वो बलवा कर रहे हैं और आवाज़ें लगा रहे हैं तो उससे इस हुकूमत की संजीदगी और उनकी जो असली, मैं फिर कहता हूं उनकी असली ज़हनियत जो है वो बार बार बेनकाब हो रही है अवाम के सामने कि वुज़रा खड़े होकर आवाज़ें लगाते हैं। लेकिन दस्तगीर साहब,
ये जो हमाद अज़हर हैं ये तो शहबाज शरीफ साहब के भतीजे हैं, मियाँ अज़हर के साहबजादे हैं। मियाँ अज़हर ने तो सियासत में आँख और कारोबार में आँख जो है वो शरीफ फैमिली के साथ स्टील बिजनेस में खोली, फिर वो उनके सियासी दस्तूराज थे। तो कोई अदब लिहाज की भी तो कोई लिमिट होनी नहीं चाहिए कोई। जी यही तो निज़ामी साहब दुख की बात है कि वो जो अदब लिहाज पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी 90 की दिहाई में कम नज़र आता था। हमने वो ठोकरें खा के मिलिट्री इंटरवेंशंस की, हमने एक दूसरे का अदब लिहाज सीखा कि हमारा मुखालिफ हमारा दुश्मन नहीं है। हमने अपने मुखालिफ को तबाह नहीं करना, उसके साथ आर्गूमेंट करना है, रीज़न करना है। लेकिन ये सबक जो है उसको कंटेनर, जब से इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़े, उन्होंने बाहमी जो एहतराम का, और अभी एक सीरीज़ किताबें छपी हैं, लेकिन एक जो सब अहम किताब बहुत अहम है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसका पहला चैप्टर ही ये है कि डेमोक्रेसी की मौत तब शुरू होती है जब हुक्मरान पार्टी अपने मुखालफों को लेजिटिमेट राइवल मानने से इनकार करती है। वो उनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं जी कि आप जो हैं, तो वो हमेशा जो कहते हैं कि जी आप चोर हैं, आप डाकू हैं। और हम यही बात है कि जब इनसे सवाल किया जाता है कि जनाब आपने 10 महीनों में 5,216 अरब के कर्जे क्यों लिए, उसका जवाब नहीं देंगे। वो ये कहेंगे जी आपने तो अपने दौर में ये किया था, या 2008 से तलक पीपल्स पार्टी ने किया था। तो इस हुकूमत की अपने परफॉर्मेंस के दिफा के लिए इनके पास एक लफ्ज भी नहीं है, इनके पास सिर्फ पिछली हुकूमतों के लिए इल्ज़ाम है। ठीक, खुर्रम दस्तगीर साहब, हुकूमत तो बज़ाहिर इमरान खान हो या उनकी कैबिनेट के लोग हों, अपोजिशन को टारगेट करने में, तनकीद करने पे, जुमले कसमे में क्लियर है, लेकिन अपोजिशन यहाँ पे बहुत से हवालों से कंफ्यूज है। अब कल जैसे खुर्शीद शाह साहब ने शिकवा किया शहबाज शरीफ साहब से कि अपोजिशन के 20 लोग गायब थे और वो कटौती की मोशंस में मंजूर होती रही। उसमें 16 लोग जो थे वो नून लीग की जमात के थे। एक और तो ये बता दें, बड़े भरम हुए, क्या उन 16 लोगों में आप भी थे? और ये क्या संजीदगी क्यों नहीं थी? अपोजिशन जब आपने रजिस्ट करना ही है बजट को, तो वहां मौजूद तो होना चाहिए था। जी देखिए, बजट की रेजिस्टेंस पहले तो इंशाल्लाह कल होगी, जब फाइनेंस बिल जो है वो सामने आएगा। जो कटौती की तरीके हैं वो भी अहम हैं हुकूमत को चैलेंज करने के लिए, लेकिन कल आपने देखा जो नंबर्स आए, आज इसी वजह से हमने ये भी नोट हुआ जब आज वोटिंग हुई कि अपोजिशन के अरकान जो कल 126 थे वो आज 143 हो गए। तो वो तमाम जो अरकान जो इधर उधर कहीं थे या उस वक्त हाजिर नहीं थे, उनको बुला लिया गया है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल मज़ीद जो अपोजिशन की टैली है वो 143 से भी ऊपर जाएगी। 2 अरकान हमारे चूँकि मुल्क से बाहर हैं इस वक्त, तो वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी जो आज भी तकरीबन तमाम लोग मौजूद थे और कल भी होंगे। और मैं अपना ज़रूर कह सकता हूँ कि अल्लाह के करम से दोनों वक्त मैं मौजूद था। ठीक, और मुझे वैसे तो जो है पार्लियामेंट्री पार्टी वाले कहते हैं कि गुजरांवाला वालों के 2 वोट काउंट होने चाहिए। अच्छा ये बताइए दस्तगीर साहब, आप मौजूद थे वहाँ आज कौमी असम्बली में, ये आपकी PMLN की लीडर आशा गौस पाशा, वो हमारे इक़्तिसादियात हैं, ख़ुद भी वो फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब की, वो कहती हैं कि जो मुतालबात ज़र हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले में 83% इजाफा हुआ है। फिर इसके अलावा जो सादगी का और कफ़ायत शुआरी का बहुत ज़्यादा ढोल पीटा जाता है, उस बारे में पता लगा है कि एक तो जो आपने बात की है कि जी काबीना का साइज़ तो 12 की बजाय 4 गुना ज़्यादा है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसका बजट जो है वो पिछले साल था 1.17 बिलियन, पिछले साल था 986 बिलियन, अब उसमें इजाफा हो गया 1.17 बिलियन। इसी तरह दूसरे महकमों का हाल है। फिर ये वज़ीरों के प्रोटोकॉल ललित नखरे तो किसी तरह भी आपके दौर में अगर थे तो उससे कम नहीं है। जी बेशक, और यही तो इस हुकूमत की एक तो हम कहते हैं कि नालायकी और बदइंतज़ामी है, लेकिन इस लफ्ज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता कि जिस किस्म के दावे किए थे
उस लिहाज से तो बहुत बड़ी मुनाफ़क़त हुई है पाकिस्तान के अवाम के साथ। जो मोहतरमा आयशा गौस पातशाह ने कहा कि 88% जो इजाफ़ा हुआ है वो पाकिस्तान की जो डेट रीपेमेंट है, और चाहे वो अंदरूनी है या बैरूनी है, और उन्होंने दुरुस्त तौर पर पॉइंट आउट किया कि ये जो इतना बड़ा इंक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले में, वो इस हुकूमत का अपना किया धरा है कि जब आपने जो हमारा अंदरूनी कर्जा है जो पाकिस्तान के अंदर से लिया जाता है, जब आप अचानक उसको 6.5% जहाँ मुस्लिम लीग छोड़कर गई थी, जो शरह सूद है उसको उठा के 12.25 पे ले जाएंगे, तो वो 88% तो वहां राइज हुआ है ना। असल में निजामी साहब, जब आप 6.5 से 12.25 कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन जो है वो 88% बनता है। तो वो जो सारी डेट रीपेमेंट है जो पिछले साल कम थी, वो अचानक 88% इनके अपने किए हुए इकदाम की वजह से बढ़ गई। तो उनका पॉइंट यही था कि आप जब बार बार कर्जों की गर्दान करते हैं तो अपनी फाश गलतियों पर भी नजर डालें कि ये आपका अपना किया धरा है, जिसकी वजह से आपको 1500 अरब के टैक्स भी लगाने पड़े हैं, जिसकी वजह से आपने खुदा जाने IMF के साथ कौन सा मुआहिदा किया है जो डॉलर को 165 पर ले आया है, और पाकिस्तान में महंगाई का जो एक अफरीत है उसको आज़ाद कर दिया कि जाओ और गरीबों को हड़प कर जाओ। तो ये जो इस किस्म की इनकी अपनी जो गलतियां हैं और बड़ी फाश गलतियां हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की, उसको ये नहीं मानते। अच्छा, ये तो हुई ना, आपके बारे में तो कहते हैं वो कि जी ये ऑपोजिशन जो है ये हमने सब ठीक कर दिया है, ठीक कर रहे हैं, और ये सब चोर चुक्के डाकू हैं। लेकिन आज जो बैनुल अक़वामी क्रेडिट एजेंसी है फिच, उसकी रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। वो कहती है कि कारोबारी तबके का तबाद कम हो रहा है और सरमायाकारी मनफी असर ले रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा जब IMF का प्रोग्राम आया तो उसके बाद 150 बेसिस पॉइंट आपने बढ़ाया जो है इंटरेस्ट रेट। उस वक्त डॉलर 142 का था, आज आपको पता ही कितना है। तो ये जो इस किस्म की, और शरह नमू जो है अगले साल के लिए उन्होंने कहा है कि वो शायद 3.2 होगी, और उससे अगले साल 2.7% रहेगी, जो आबादी की शरह से भी कर रहा है। महंगाई बढ़ेगी और क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी। तो ये क्या, ये है नए पाकिस्तान का नक्शा? जी, ये तो पाकिस्तानियों की जो हड्डियां हैं वो चीख चीख कर बोल रही हैं कि नया पाकिस्तान तो उनके मुआशी कत्ल का और उनके बच्चों के मुआशी मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए आया है। क्योंकि निज़ामी साहब, इनकी जो सेंस थी, और इसमें कोई हम क्लैरिटी है कि मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक चैलेंज इनके लिए छोड़ा था, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करते करते इन्होंने पाकिस्तान की सनत तबाह कर दी, इन्होंने पाकिस्तान की ज़राअत तबाह कर दी, इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तबाह कर दी, इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये ऐसे ही है कि आप के कमरे में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो उसको मारने के लिए आप पूरा कमरा तबाह कर दें। तो ऐसे नहीं होता। ये यही नालायकी और नाअहली है जिसका असल जो सोर्स है वो वज़ीर आज़म खुद हैं कि उनको ये समझ नहीं आई, और जिस शख्स को उन्होंने पहले ही जिम्मेदारी दी थी, जिसको PTI का दिमाग कहा जाता था, उसको निकाल दिया। और उसके बाद फिर एक होल सेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है IMF से। और आप मुझसे बेहतर इस चीज़ों को समझते हैं कि अभी तक IMF के जो एग्रीमेंट था उसकी तफसीलात कौम के सामने या पार्लियामान के सामने नहीं आई। वो जब 3 जुलाई को गालिबन पास होगा तो आएंगी। तो अगर उसके अंदर कोई कमिटमेंट थी कि वाकई डॉलर को 165 तक लेके जाना है, और जो अप्रैल में ही कहा जा रहा था, तो वो अब पूरा हो गया है। और इसके जो मुज़मरात हैं वो बड़े गंभीर हैं डिवैल्यूएशन के। उसके डिफेंस के ऊपर मुज़मरात हैं, उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुज़मरात हैं, उसके किसानों के लिए मुज़मरात हैं, दवाइयाँ बाहर से इंपोर्ट होती हैं, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ओवरऑल महंगाई का बहुत जो भयानक सूरत हाल है। मुझे पता है, खुद जब वज़ारत खजाना कहती है ये तो 13% महंगाई होगी, तो लग तो यार है 20% होगी। मैं और आप पाकिस्तानी हैं, सियासत एक तरफ। ये बताएं कि इस इक़्तिसादी गर्दाब से पाकिस्तान जानबर हो सकेगा या बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा? मैं निज़ामी साहब इस वक्त तो बहुत दिल गिरफ्ता हूँ इस मामले में। अगले 5-6 महीने तो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये हर तरीके से टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे, और फिर जब ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए कारोबारी लोगों की, ठेले वालों की,
पान की दुकानों वालों के, छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले हैं, उनको स्क्वीज़ करेंगे। तो ऑलरेडी एक तो जो गलत फैसला है कि जब आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, 5.8% थी पिछले साल, इस साल 3 से भी गालिबन 3.3 पे आएगी। जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो मजीद टैक्स जनरेट नहीं करती। ये एक बड़ी सीधी सादी अकल की बात है। तो अगर इस कंट्रैक्टिंग इकोनॉमी में से वो नचोड़ेंगे तो फिर गरीबों का और जो तनख्वाहदार तबका है या कारोबारी तबका है, उनके खून का आखिरी कतरा नचोड़ कर ही ये होगा, या एक्सपोर्टर्स जो है उनकी लिक्विडिटी का आखिरी कतरा नचोड़ कर ही ये हासिल होगा। और असल जो दुख है कि ये स्क्वीज करके भी तकरीबन नामुमकिन है कि ये 5,555 अरब का जो टारगेट है पूरा कर पाएं। और ये बात अगले 6 महीने में वाजे हो जाएगी। और जो खतरा है, आपने मेरी राय पूछी, खतरा इस बात का है कि IMF के पास वेवर के लिए जाएंगे, और जिस तरह इस दफा इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग डलवा के पाकिस्तान के जो नेशनल जो इंटरेस्ट थे उसको कॉम्प्रोमाइज किया, तो मजीद वो वेवर लेने के लिए ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज होगा। एक ब्रेक लेते हैं। खुरम दस्तगीर साहब, कर रही है कारोबारी तबका हिजान की कैफियत का शिकार है। APC पे भी बात करें, APC पे भी यही बात करेंगे कि अपोजिशन का भी एक हिजान नज़र आ रहा है। APC में आप हुकूमत गिराने की बात करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर आप मिसाक मईशत की बात करते हैं, फिर चेयरमैन सेनेट को भी हटाने की बात करते हैं। क्या कोई सियासी बहरान तो मज़ीद तूल नहीं पकड़ने वाला? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। खुरम दस्तगीर साहब, ब्रेक से पहले अवाम के मसाइल और उनकी वजूहात बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बताई। अपोजिशन के अंदर भी एक हिजान नज़र आता है। पार्लियामेंट के अंदर बयान कुछ, APC में हुकूमत गिराने की बातें, चेयरमैन सेनेट को हटाने की बातें। क्या कोई सियासी बहरान अगर पैदा होता है तो इसका फ़ायदा किसको होगा? चेयरमैन सेनेट के हटने से, या आपकी नज़र में कुछ नहीं होगा? जी, एक तो जब मुआशी बहरान एक ख़ास हद से तजावज़ कर जाता है तो वो अज़ खुद एक सियासी बहरान बन जाता है। क्योंकि जब ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत सुकड़ रही है तो सूबों को उस तरह फ़ंड्स नहीं मिलेंगे, तो वो जो इंसानी तरक्की के जो मामलात हैं, सेहत के, तालीम के, लॉ एंड ऑर्डर के, वो सब के सब मुतासर होंगे। और वो नज़र आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास डेवलपमेंट के लिए जब कुछ नहीं, कोई फंड्स नहीं है, तो वो बिलाशुबा एक सियासी बहरान बनेगा, बैनुस्सूबाई भी और सूबों के अंदर भी। जो इशू अपोजिशन का है वो ज़्यादा टाइमिंग का है कि फौरी तौर पर अगर इस हुकूमत को गिराना है, हमें ये, क्योंकि अजाब इतने आए हैं इन 10 महीनों में कि लगता है पुरानी हुकूमत है, हालांकि सिर्फ 10 महीने हुए हैं। और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतनी जल्दी हालात इतने ख़राब हुए एक हुकूमत को भेजने की बात करें। तो टाइमिंग का इशू ज़रूर है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बजट के जब सारे मुज़मरात जो हैं कौम के सामने खुलकर आ जाएंगे तो गालिबन वो एक बेहतर वक्त होगा। और उसका पहला जो उसका आगाज़ होगा वो सेनेट चेयरमैन की तब्दीली से होगा। टाइमिंग का जो तयन है, इसीलिए वो एक कमेटी बनाई गई है कि इस इशू को पेश किया जाए कि फ़ौरन ही जो चढ़ दौड़ना है हुकूमत का वो तो अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक आहिस्ता आहिस्ता इसका आगाज़ होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मौसम ख़ज़ां जब तक आएगा, सितंबर अक्टूबर में हम पहुँचेंगे, तब तक मामला जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा अपोजिशन की मज़ामत और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से। और मैं ये देख रहा हूँ, हमारी कोशिश होगी कि अगले साल के बजट से पहले जी मुल्क में इंतखाबात हों। अच्छा, तो खुरम साहब, आपको से मैं अगर पूछूं कि जो कोई APC हुई है वो जो अपने उसके मकासद थे या मौलाना फजल रहमान के नज़दीक जो मकासद थे वो उनका अहाता करने में, ये तो बड़ा अननेचुरल होता है ना कि आज APC और कल हुकूमत के खिलाफ आप सड़कों पर निकल आते। कामयाब हुई है कोई इन मामलात को ग्रास करने में? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या नज़र आते हैं आपको? ये देखिए, एक तो जो तमाम अपोजिशन जमातों का बाज़ मामलात पर इकट्ठा होना और संजीदा होना, मैं पॉइंट आउट करूँगा कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है जो पिछले साल जुलाई में हुआ था, जिसके तहत अफवाज पाकिस्तान को पोलिंग स्टेशंस के अंदर खड़ा रहने की और मैजिस्ट्रेट की इजाज़त दी गई थी, APC ने इस पर इत्तफाक किया सब जमातों ने कि वो नोटिफिकेशन विदड्रॉ होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान का रोल सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई अहम है, मुकद्दम है, लेकिन उन्हें पोलिंग स्टेशन के बाहर होना चाहिए।
और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो हैं जो पहले आर्टिकुलेट नहीं हुए थे, खुलकर बयान नहीं किए गए थे, वो कल के एलामिये में खुलकर बयान किए गए हैं। तो ये एक आगाज़ है। और जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो वैसे तो हम सबको जल्दी होती है कि कोई गड़बड़ और कोई नया तमाशा लगे, लेकिन मेरे ख्याल में इसको पेश करना और इसको प्रॉपरली एक ख़ास सोची समझी हिकमत अमली के तहत जो है इसकी रफ्तार का तयन करना, ये चैलेंज होगा और सबको साथ लेकर चलना। इसमें भी चूँकि इख्तलाफ मेनली जो नज़र आया वो यही था कि क्या ये तहरीक चलानी भी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रेज़ किया गया पॉइंट कि पार्लियामान को चलते रहने देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हुकूमत बदल जाए लेकिन पार्लियामान कायम रहे और एक नए लोग आ जाएं इसी अवान में से। ये बताया आपने भी जिक्र किया चेयरमैन सेनेट की, का आपके पास नंबर तो हैं, लेकिन आपने कहा जी कमेटी बना दी है और लगता है कि ये फौरी तौर पे नहीं आप कर रहे, ये किसी ख़ास टाइमिंग के हिसाब से इसको करेंगे? जी जी बिल्कुल। ये एक जब हुकूमत पर एक वाकई कारी ज़रब लगाने का मामला आएगा तो तब ये काम होगा। नंबर्स तो बड़े वाजे हैं। मुस्लिम लीग नून के पास 31 इस वक्त मेंबरान हैं अल्लाह के करम से, और पीपल्स पार्टी का 20 हैं। तो अकेली ये 2 जमातें काफ़ी हैं, लेकिन अब चूँकि हमारे तमाम जो एलाइज हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद हैं, तो फिर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 2/3 अक्सरियत मौजूद है अपोजिशन के पास पार्लियामान में। वहाँ तो ये इशू ये नहीं है कि ये बदला जा सकता है कि नहीं, वहाँ तो इशू सिर्फ यही है कि ये कब बदला जाएगा और किस वक्त जो है स्ट्रेटजी का ये हिस्सा बनेगा। यानी इट्स नॉट इफ बट इट इज व्हेन नाउ। जी एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल जो है अब जब जिस तरह 25 जुलाई को अभी यौम सियाह से आगाज़ हो रहा है, उसके बाद जैसे जैसे अवामी राब्ता मुहिम बढ़ेगी, पार्टियाँ इंडिविजुअली भी ज़ाहिर है आवाम के पास जाएंगी, बार्गेनिंग चिप जो जड़े हैं वो आवाम में, तो आवाम के पास जाएंगी। ये बताइए कि जो ये सेनेट की चेयरमैनशिप का मामला है, सियासत में आपको मालूम है कि तमाम मुमकिनात को सामने रखकर ही जो है वो उसका तयन होता है। जी जी, अगर दस्तगीर साहब ओवरऑल देखें तो ये मिसाक मईशत जिसको ख़ुद मरीम साहबा ने मजाक मईशत का है, और मैं किसी हद तक इत्तफाक करता हूँ उनसे कि इसकी ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन इस माहौल में क्या मिसाक हो सकता है? जी यही बात है ना कि हुकूमत जो है इन मामलात को, अपोजिशन की जो ऑफ़र थी जो आज से 10 माह पहले इस हुकूमत के बिल्कुल आगाज़ में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ ने की, फिर जो है बिलावल जरदारी साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने भी की। दूसरी जमातों ने कहा कि अगर आप हमें साथ लेकर चलेंगे और हमारे साथ मुशावरत करेंगे तो कोई बेहतर ताल्लुकात जब हों तो गुफ्तगू हो सकती है। खुर्रम साहब, 25 जुलाई को आप कह रहे हैं कि यौम सियाह से ये सारा सिलसिला शुरू होगा। इलेक्शन का दिन जमहूरी जितने भी अहद रहे हैं उसमें बड़ी खासियत रखता है, और इलेक्शन ही को जमहूरियत आवाम की बड़ी हद तक लोग समझते हैं। यौम इंतखाब पे आप यौम सियाह का नाम दे रहे हैं, क्या ये जमहूरी कुव्वतें जो जमहूरियत का प्रचार कर रही हैं, सियासी जमातें, अपने ही नज़रियात की नफ़ी नहीं है? टेक्निकल गलती तो नहीं होगी APC में? जी नहीं, ये तो इजहार है कि अवाम के हक़ हाकमियत पर जो डाका जला 25 जुलाई को, अब हमें कोशिश ये करनी है, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे कि ये डाका दोबारा ना डले, और हम कम अज़ कम अब 21वीं सदी का बहुत जल्द तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। इस लेट डेट में आके भी अगर हमारे इंतखाबात जो हैं वो क्रेडिबल ना हों और हम मिलकर ये तरीक़ेकार ना तय कर सकें कि किस तरह दुरुस्त इंतखाबात होंगे, या हम इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर कर दें कि वो दूसरे इदारों की जो इंटरवेंशन है या उनकी बालादस्ती है उसको भी रेजिस्ट कर सके, ये चैलेंजेस हैं। तो यौम सियाह मनाना चाहिए, और ये एक अज़म का इजहार है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो किसी भी इंटरफेरेंस के बग़ैर अवाम की जो राय है वो दुरुस्त तौर पर सामने आ जाए, तो उसमें सब जो है उससे उस पर एग्री करें। और ये अपोजिशन के अंदर भी ये बात होनी है और हुकूमत के साथ भी बैठकर होनी है। हुकूमत जो है वो चूँकि उसने अपनी एक दुखती रग बना लिया है 25 जुलाई के इंतखाबात को और उनकी क्रेडिबिलिटी को,
तो वो जो है इस बात को डिस्कशन कमेटी बनाने के बावजूद उसको आगे लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल हकाइक सामने आएंगे और 25 जुलाई को हम इसका इजहार करेंगे कि इंतखाबात जो हैं पाकिस्तान में वो वाकई एक मुकद्दस अवाम की राय है। उसके लिए इतनी तैयारी होती है, उसके लिए इतना अरेंजमेंट होता है, अवाम उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो जब एक्सरसाइज हो तो वो एक्सरसाइज जो है वो अबव बोर्ड होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज करूँगा कि APC से उम्मीद तो ये की जा रही थी, कल मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा भी था कि इस्लामाबाद को शट डाउन कर दिया जाए, कि आप सड़कों पे आ जाएंगे, तहरीक चलाएंगे। तो वो बिल आखिर मुतनज़ हुआ 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने पे। अब यौम स्याह मनाने की क्या मैनिफेस्टेशन होंगी? उस दिन आप एक दिन का एहतजाजी को जलसा करेंगे, को रैली करेंगे, क्या बिल आखिर उसका एक दिन का एहतजाज होगा या 25 से आगे चलेगा मामला? ये अभी जी राबर कमेटी अभी चूंकि बैठी नहीं है तो हम अभी हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि क्या होगा एग्जैक्टली। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी अपने तौर पे बतौर एक पार्टी अपने अवाम के पास हम जाएंगे, अपनी बात करेंगे, और मेरे तो ख्याल में जब मुख्तलिफ पार्टियां भी मिलेंगी और हम गालिबन मेरे कयास में मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता कि ऐसे ही होगा, लेकिन गालिबन चारों सूबों में एक एक जलसा ज़रूर एक जॉइंट अपोजिशन का होगा। और लॉकडाउन भी और या जो इस्लामाबाद में आना है वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आप मौसम खज़ां का इंतजार करें। ठीक, अच्छा, यानी मामला लंबा है? मामला लंबा है, अभी निज़ामी साहब कुछ नहीं होने वाला। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये रहबर कमेटी को हेड कौन करेगा? मौलाना साहब करेंगे या शहबाज शरीफ? रहबर कमेटी का रहबर कौन होगा? रहबर कौन होगा असल में सवाल तो ये है जी। मैं चूँकि उस ऑल पार्टी APC में शरीक नहीं था, मुझे नहीं मालूम, और गालिबन इसका भी ऐलान भी नहीं हुआ। लेकिन कोई भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश तो यही है कि सबको साथ लेकर चला जाए, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ स्टेक्स हैं। पीपल्स पार्टी के स्टेक्स फ़र्क हैं हम सब में से, चूँकि उनके पास सूबा सिंध की हुकूमत जो है वो उनके पास मौजूद है, लिहाजा उनके पास सबसे ज़्यादा जो स्टेक है करंट सिस्टम में वो मौजूद है, दूसरों के पास नहीं है। लेकिन बहरहाल हम सबको साथ देकर चलना है, और ये जो जॉइंट स्ट्रेंथ है जैसे आज उसका इजहार हुआ कौमी असम्बली में, ये अगर बार बार इसका इजहार होगा तो इससे आपस में एतमाद भी बढ़ेगा, और इंशाल्लाह जब अगली तहरीक चलाने जा रहे हैं उसमें भी मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि हमें कामयाबी होगी। ये बताएं कि ये अख्तर महंगल साहब का क्या मसला है? कुछ लोग उनको अपोजिशन में गिनते हैं, कुछ लोग हुकूमत में गिनते हैं। कल जब APC हो रही थी तो वो इमरान खान साहब को सब बैठे हुए थे, उन्होंने सारी जो आपकी जो ये मुतालबात ज़र हैं हुकूमत के, उनकी हमायत में वोट दिया। लेकिन APC ने फिर भी उनके 6 जो नुकात थे उनको बड़े स्पेसिफिकली उनकी सपोर्ट की। तो ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्या मामला है इनका? जी, वो एक फ्रांसीसी जो राइटर है उन्होंने कहा था कि रोज़े हिसाब का इंतज़ार मत करो, हर रोज़ रोज़े हिसाब है। तो महंगल साहब अपने कॉन्डक्ट का बेहतर जवाब और उसकी तवजीह तो वो खुद दे सकते हैं, लेकिन एक मौका था उनके पास डेमोन्स्ट्रेट करने का कि जो वो गुफ्तगू की, और बल्कि बजट की तकरीर भी उनकी जो है वो अपोजिशन की तकरीर थी। लेकिन उन्होंने जब आखिर एक वोट हुकूमत के हक़ में दिया है तो फिर उन्हें हुकूमत के साथ जब वो हैं तो फिर हुकूमत की तमाम जो फाश गलतियाँ हैं और बद इंतज़ामी है उसकी कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ ज़िम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। अच्छा दस्तगीर साहब, जिस तरह कहा जाता है ना कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन ये हुकूमत है, एक और बात कही जाती है कि PMLN को इतना हुक्मरान जमात नुकसान नहीं पहुँचा रही जितना वो ख़ुद पहुँचा रहे हैं, कि शहबाज शरीफ साहब एक बात करते हैं, मरियम दूसरी बात करती हैं। आज अगरचे उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन उन्होंने साफ मजाक जमहूरियत को मजाक जमहूरियत करार दिया और कहा ये ज़ाती राय होगी उनकी। तो ये इस किस्म की जो चीज़ें कि ऐसे लगता है कि एक हॉकिश ग्रुप है, हार्डलाइन ग्रुप है, और शहबाज शरीफ साहब जो बिल्कुल एक सुलह जोग टाइप के, डविश टाइप के सियासतदान हैं। तो PMLN की असल पॉलिसी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ की गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है। जी सर। नहीं, गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं है। वादे तौर पे मिसाक मुर्शिद की एक ऑफ़र 10 महीने पहले की गई थी, अब वो मौजूद नहीं है, वरना वो मुश्तरका एलामिये में आ जाती। तो अब ये चाले बात की शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बजट तकरीर में भी।
नहीं नहीं, वो उन्होंने दोबारा ये कहा कि हमने ये बात की थी, लेकिन आपने किसी भी तरह जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके साथ गुफ्तगू नहीं की, और आप उनसे बरसरे पैकार हैं, उनको यू आर हाउंडिंग देम आउट कि जी हम इनको पकड़ लेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आखिर हम याद करा दूं कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी 133 दिन जो है वो नैब की हिरासत में थे, जब तक उन्हें हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिली। तो इस तरह के मामलात हुए हैं इन 10 महीनों में, जिन्होंने फिर इस दुरुस्त तौर पर बद-एतमादी को जन्म दिया है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और हुकूमत की तरफ से आज तक भी सवाए उनके चंद ज़ाती तौर पे वज़रा जो हैं, जो शायद बालिग नज़र हैं दूसरों के मुकाबले में, उनके अलावा कहीं से भी हमें ये सेंस नहीं आती कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को उसका जो लेजिटिमेट स्पेस है वो देने के लिए तैयार है। और इसीलिए जो है ये हमें आहिस्ता आहिस्ता इनके जो कॉन्डक्ट है इस हुकूमत का, उसमें फॉशिस्ट तरीकाकार जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। खुरम दस्तगीर साहब, एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून अपने ही अंदर एक लीडरशिप को स्पेस नहीं देना चाह रही। निज़ामी साहब ने जैसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब मिला जुला एक तासुर आ रहा है, मरियम नवाज़ अपने नज़रियात में अपनी थॉट्स में बड़ी क्लियर हैं, लेकिन वो नायब सदर हैं। आपकी पार्टी के अंदर जो उलझाव है, जो कंफ्यूजन है, सवाल ये सीधा ये है कि लीडर कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं आपके, हु इज लीडिंग यू एज प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग, या मोहतरमा मरियम? उनका नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। इसका जो सबसे वाज़ेह जवाब है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं। मरियम नवाज़ भी उनके ताबे हैं, शहबाज शरीफ भी उनके ताबे हैं, और जो एक्चुअल जो गाइडेंस है वो उन्हीं की तरफ से आनी है, जो हम जाके ना सिर्फ गाइडेंस लेते हैं बल्कि उनसे जो है वो हिम्मत और जुर्रत भी हासिल करते हैं अपने कायद से। तो अल्टीमेटली तो ये फैसला जो है हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स अपनी जगह पर हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की टैक्टिक्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो नवाज शरीफ साहब नहीं करना। खुरम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। ये हुकूमत के आप हमले तो गिनवा रहे हैं, लेकिन जो आसार इस वक्त स्ट्रेटजी नून लीग की है, निज़ामी साहब, अलामाते डील मुतलका हैं। और डील का लफ्ज़ भी ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डील भी गैर पार्लिमानी है, सिलेक्टेड है। आपने मुझे कल भी मना किया था कि डील का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये सब जगह बातें डील की ही हो रही हैं, डील की बातें अब रुक चुकी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, नून लीग का मौक़िफ़ पहले से जो बयानात थे वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये भी चेयरमैन सेनेट को हटाए जाने का जो फैसला हुआ है ये भी एक तरह का धौंसी नज़र आता है, लेकिन आपको नहीं, देखिए ये तो मैंने कहा तरह के बार्गेनिंग है, पहले भी मैंने कहा था। बात ये है कि जरदारी साहब ने ये सारी मैकेनाइजेशन की थी, उसका क्रेडिट भी लेते हो कि एक माइनॉरिटी में होते हुए उनको, और ये आपको पता है किसको खुश करने के लिए उन्होंने किया था। तो अब क्या अगर मतलब जिनके कहने पे लगाया था और जिनकी आशीर्वाद के लगाया था, अब उनको डिफाई करके उसको कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा। बार्गेनिंग चिप ये नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, या दोनों के लिए? नून लीग के लिए ज़्यादा है, क्योंकि नून लीग के पास तो नंबर्स हैं, और पीपल्स पार्टी के लिए भी किसी हद तक है। मौलाना के लिए क्या बचेगा? मौलाना देखें यार, मौलाना तो चाहते हैं यार जल्दी में वो किसी तरीके से हुकूमत जाए, वो उनको उनकी खोई हुई सल्तनत वापस दे दी जाए, कश्मीर कमेटी आ जाए, मिनिस्टर एनक्लेव में घर मिल जाए, वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर इमरान खान साहब मौलाना को कश्मीर कमेटी का फिर से चेयरमैन बना दें, ये सारी तहरीक, ये सारी बातें, ये सारा सिस्टम ठीक नहीं था, इलेक्शन ठीक नहीं थे, दम तोड़ जाएंगी? नहीं, इतने बेसूल नहीं है मेरे ख्याल से वो। अच्छा, कि अब मान जाएंगे, मुश्किल है। अच्छा, वैसे अपोजिशन ने मौलाना की ख्वाहिश को राम करने की कोशिश ठीक की है कल APC में जाके, जिस तरह उनसे बातें की। एक बात है, मैं देखे ना, हर क्या बात को हम मनफी अंदाज से नहीं लेना चाहिए। एक APC का हो जाना इस चीज़ की हमाजी करता है कि इस मुल्क में फैशिज्म नहीं आ सकता। अपोजिशन इकट्ठी हुई है, बात मज़ामत है, मज़ामत है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, ये तो सारे मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन तशवीश की बात है, शुरू में भी हमने जिक्र किया जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज़ हैं, और बेयकीनी सबसे बड़ी तबाही है मईशत के लिए। फिच की रिपोर्ट का आना बेयकीनी बढ़ती ही जा रही है, डॉलर फिर 164। नहीं, लेकिन मैंने तो गुस्ताखी की फिच की बात करने की कि यार हम तो मनफी एंकर हैं,
नहीं, मनफी एंकर जिनकी की बात। ज़बान बंद करना ज़रूरी नहीं, सुन लें आप। ऑपोजिशन तो है ही चोर चक्की, लेकिन फिच तो इनकी अपनी है, IMF वाले जो है उनकी है, मतलब उस देश की है, जी जी, ठीक है ना। एक बैन अवी क्रेडिबल अदारा है, वो जो कुछ कह रहा है यार, अगर ये ऐसे होना है हमारे साथ आगे तो यहाँ तो गुर्बत बढ़ेगी। देखे ना, जब GDP ग्रोथ जो है शरण 2.7% रहेगी या 3 या 2 रहेगी, तो मुल्क में कौन सी खुशहाली होगी, कौन सी रोज़गार आएगी, कौन सी नौकरियाँ आएंगी। फिर वो खुद कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा होगा। अब ये जो डॉलर का जो होशरुबा इजाफा है, इसको कवर किया जा रहा है। कॉम क्रिकेट देख रही थी, इधर से डॉलर 164 पे नहीं, चला और गया। इसको कवर किया जा रहा है ये कह के जी, कि जनाब वो हर साल पेमेंट करनी होती है, पेमेंट की जा रही हैं। निज़ामी साहब, पिछले साल मई और इस महीने, इस साल के इस लेकिन एक बात महीने में बताओ आपको, हुक्मरान जमात के लोगों से बात करना, वो कहते हैं थिंग्स आर मूविंग अप, थिंग्स आर मूविंग ऑन बट इन वर्स्ट कंडीशन। मूविंग अप, एवरीथिंग इज, वी आर ओवर, क्राइसिस इज ओवर। नहीं, क्राइसिस तो खैर शायद वो अच्छा, आप निकल- बताइए एक और बात जी, कि गैस की कीमत में 190%, 190%, बिजली बढ़ गई, सोना 500 रुपये। फिर कहते हैं आपके यार वो जो स्लैब है वो उनके ऊपर है, जो जिनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। भाई ये कैसी बात है? वो जो आप उस दिन बात कर रहे थे मल्टीप्लायर इफेक्ट का, वो कल ही तो- मैं आपको- हाँ, वो सारा सिलसिला आगे तो बढ़ता ही है ना। अब वो तो हर एक पे असर हो रहा है, आप पे भी हो रहा है, यहाँ हमारे कैमरामैन जो काम कर रहे हैं इन पे भी हो रहा है, PCR में जो लोग बैठे हैं उन पे भी हो रहा है। अच्छा यार, कल प्रोग्राम करने को दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैच देखें। नहीं, मैच की निज़ामी साहब, कौम सारी मैच देख रही थी, डॉलर 164 पे चला गया और हैरानी के तौर पे सोशल मीडिया पे उस तरह डॉलर ट्रेंड नहीं हुआ, ये मैटर जिस तरह आम दिनों में हो जाया मुझ करता भी था, ट्रेंड हुआ वो ना मैच कल। की वजह से। मैच की तो, और मैच हम जीत भी गए, मैच हम जीत गए वैसे। न्यूजीलैंड से, जो कि बिल्कुल इनविंसिबल टीम है, जी, जी। और बड़ी कन्विंसिंगली जीते हैं बाय द वे। अब बॉडी लैंग्वेज निज़ामी साहब आप देखें ना, एक विक्टोरियस कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज नज़र आई सरफराज की, फिर उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स थे, हारिस, बाबर और वो शाहीन अफरीदी, अब क्या ज़बरदस्त उन्होंने। वैसे हफीज़ के बारे में क्या कहेंगे निज़ामी साहब, वो आउट हो गए थे जल्दी। वो कोई खेल नहीं पा रहे थे, अच्छा वो आउट हो गए थे। अच्छा, हफीज़ का आउट होना अच्छा, तो वो अच्छा, लेकिन अजीब कहा जा रहा है कि जी वो अब दोनों मैच पाकिस्तान जीते, फिर फलां से हारे, फिर हमसे नहीं, वो इफ एंड बट्स तो है, अच्छा, इफ एंड बट्स तो है। ना 9 मन तेल होगा। लेकिन अच्छा, एक और कोशिश हुई है बड़ी कि हुकूमत इसको अपना क्रेडिट के तौर पर लेने की कोशिश कर रही है कि इतने जो हुकूमत बेचारी इतनी नाकामियाँ हुई हैं कि उनको छोटी छोटी कामयाबी भी कहते हैं यार हम क्रेडिट नहीं, ये तो जब ICC चैंपियन ट्रॉफी जीती थी पाकिस्तान ने, तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, वो भी इसको क्रेडिट गर्दान रहे थे, और बिलखुसूस नजम सेठी साहब ने इसको नहीं, बड़ा नजम क्रेडिट सेठी के तो तौर पे चेयरमैन किया। था ना, उसको हाँ, तो लेना चाहिए था। वो बिल्कुल चेयरमैन, हम भी ट्रॉफी जीते तो ज़रूर क्रेडिट लें, लेकिन होप करनी चाहिए। लेकिन वो हनूज दिल्ली दूरस्त। अब दिल्ली से लेकिन- मुराद मेरी इंडियन टीम नहीं है भाई। नहीं नहीं, आपका क्या दिल्ली से मुराद वर्ल्ड कप है या क्रेडिट है? वर्ल्ड कप नहीं, दूरस्त लेकिन नामुमकिन ना अस्त। अभी इसकी नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, मुमकिनात में से तो ये है निज़ाम हो सकता है। हमारी तो दुआ गो है कि यार ऐसे हो। साहब। ये मैं कहता हूँ हुकूमत क्रेडिट ले जाए, एक छोड़ के 100% ले जाए। जी जी, पाकिस्तानी टीम तो जीता ना। आपने दिल्ली का तज़किरा किया, कुछ काबुल की भी बात कर लेते हैं। अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब पाकिस्तान के दौरे पे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उन्होंने 1-on-1 मुलाकात भी की है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पहले भूरबन में एक अफ़गान कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब वज़ीर अशरफ गनी का आना, जो बाहमी तनाज़ात वहाँ के लोग अशरफ गनी के देखिए, इस सिलसिले की कड़ी है। हमें खुले दिल खुले दिमाग के साथ अगर हम इसको टैकल करेंगे तो अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए। और अच्छी खबर यह है कि लाहौर भी आ रहे हैं। जी, वो लाहौर भी आ रहे हैं, और जो उम्मीद ये है कि अशरफ गनी के अपने लोगों के साथ मामलात चल रहे थे इस दौरे के बाद, उनमें भी कोई बेहतरी आएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।